अगर मैं कहूं पिछली सदी का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, तो जहन में किसका नाम आता है? शायद बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स या वॉरेन बफे, शायद यही नाम आएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी एक भारतीय उद्योगपति हैं जिनका निधन 100 साल से भी पहले हो गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 2021 की एक रिपोर्ट है एडिलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी। ओके। और जब उन्होंने 100 साल के आंकड़े देखे तो सबसे ऊपर नाम आया जमशेदजी टाटा का। कमाल है। तो आज हम इसी दिलचस्प रिपोर्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे उदार लोग कौन हैं, वो दान कैसे करते हैं, और इस लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर है उसके पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट को ही समझते हैं। इसका मकसद था पिछली सदी के 50 सबसे उदार लोगों की एक लिस्ट बनाना। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लिस्ट बनी कैसे। हाँ, मतलब सिर्फ ये तो नहीं देखा होगा कि किसने कितना पैसा दान में दिया है ना। बिल्कुल नहीं। इसे टोटल फिलैंथ्रोपिक वैल्यू या कह लीजिए कुल परोपकारी मूल्य के आधार पर बनाया गया है। टोटल फिलैंथ्रोपिक वैल्यू, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी भी फाउंडेशन की आज की जो कुल संपत्ति है, हाँ, और अब तक उन्होंने जितना भी दान दिया है, उन दोनों को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके जोड़ा गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने कितना दिया, बल्कि ये भी देखता है कि आपने उस पैसे को समाज के लिए कितना बड़ा बनाया। एग्जैक्टली। ये तरीका दौलत बनाने की क्षमता को भी सम्मान देता है, सिर्फ उसे बांटने को नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और जब इस नजरिए से देखा गया तो आंकड़े तो चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल। इन 50 लोगों ने मिलकर कुल 832 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की वैल्यू समाज को दी है। 832 बिलियन डॉलर्स? जी। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जमशेदजी टाटा, जिनका कुल योगदान 102.4 बिलियन डॉलर आंका गया है। हाँ, और दूसरे नंबर पर हैं बिल और मिलिंडा गेट्स 74.6 बिलियन डॉलर के साथ। और वॉरेन बफेट, वो कहाँ है? वो 5वें स्थान पर हैं 37.4 बिलियन डॉलर के साथ, और उनका ज्यादातर दान तो गेट्स फाउंडेशन को ही गया है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि ये परोपकारी लोग हैं कहाँ से, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। 50 में से 39 लोग अमेरिका से हैं। 39? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसके बाद ब्रिटेन से 5, चीन से 3 और भारत से 2 हैं, जमशेदजी टाटा और अजीम प्रेमजी। और इन फाउंडेशंस का सेंटर कहाँ है? ज्यादातर न्यूयॉर्क में। 50 में से 10 फाउंडेशंस वहीं हैं, तो उसे दुनिया की परोपकार राजधानी कहना गलत नहीं होगा। और ये पैसा जा कहाँ रहा है, मतलब कौन से सेक्टर्स में? रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है। ये तो समझ आता है। ये दोनों ही किसी भी समाज की नींव होते हैं। जरूरी है। वो क्या है? रिपोर्ट कहती है कि आज के जो अरबपति हैं, वो जितनी तेजी से पैसा कमा रहे हैं, हाँ। उतनी तेजी से दान नहीं कर रहे हैं। मतलब वेल्थ क्रिएशन की रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन उसे समाज को वापस देने की रफ्तार उतनी नहीं है। लेकिन क्या ये तुलना सही है? मतलब आज का जमाना, आज पैसा कमाना और दान करना, दोनों का पैमाना बहुत बड़ा और जटिल हो गया है। सही बात है। क्या हम 19वीं सदी के मॉडल को 21वीं सदी पर सीधे सीधे लागू कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और शायद इसी सवाल का जवाब हमें इस लिस्ट में ही मिलता है। क्योंकि ये जो आलोचना है कि पैसा बनाने की रफ्तार देने की रफ्तार से ज्यादा है, इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो इसका अपवाद है। अच्छा, कोई ऐसा है जो इस आलोचना का जवाब देता हो? बिल्कुल। और देखिए विडंबना, वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। जमशेदजी टाटा। अरे वाह! उनकी कहानी ही इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है। चलिए फिर इस कहानी को ही खोलते हैं। जमशेदजी टाटा की परोपकारी यात्रा आधिकारिक तौर पर तो 1892 में JN टाटा एंडोमेंट से शुरू हुई थी। जी, जो भारतीय छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मदद करती थी। हाँ, लेकिन उनकी असली सोच इससे कहीं गहरी थी। बिल्कुल। उनकी फिलॉसफी को समझने के लिए हमें उनके एक शुरुआती बिजनेस की कहानी को देखना होगा, नागपुर की एम्प्रेस मिल्स। ओके। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका परोपकार उनके व्यापार से अलग नहीं था, बल्कि उसी का एक हिस्सा था। बिजनेस और समाज सेवा दो अलग अलग चीजें नहीं थी। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं साहसी फैसले से। 1874 में जब भारत का टेक्सटाइल हब बॉम्बे था। हाँ, बॉम्बे को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता था। बिल्कुल। तब जमशेदजी ने नागपुर में एक टेक्सटाइल मिल खोलने का फैसला किया। ये तो ऐसा था जैसे कोई आज कहे कि वो सिलिकॉन वैली को छोड़कर किसी छोटे शहर में एक बड़ी टेक कंपनी शुरू कर रहा है। सही बात है।
बॉम्बे के बिजनेस वाले तो उनपे हंसे थे, हाँ लेकिन जमशेद जी की सोच अलग थी। हाँ। उन्होंने देखा कि बॉम्बे में मिलें तो हैं, लेकिन कच्चा माल यानी कपास विदर्भ और आसपास के इलाकों से आता है। तो उन्होंने सोचा कि फैक्ट्री को ही कच्चे माल के पास ले जाया जाए। बिल्कुल, उन्होंने नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि वहां कपास थी, मिल चलाने के लिए कोयला और पानी था और मध्य भारत का एक बड़ा बाजार भी था। उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम देखा। और जिस जगह पर उन्होंने ये मिल लगाई वो भी कोई प्राइम लोकेशन नहीं थी, जहां तक मुझे पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक दलदली जमीन थी जिसे एक पुराने तालाब की मिट्टी भरकर समतल किया गया था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। इतना बड़ा कि एक स्थानीय बैंकर ने इसमें पैसा लगाने से साफ मना कर दिया था। जी, उसका तर्क था कि जमशेद जी जमीन में सोना डाल रहे हैं, यानी अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मतलब उस बैंकर के हिसाब से ये एक डूबा हुआ प्रोजेक्ट था। बाद में वो जरूर पछताया होगा। बहुत, क्योंकि मिल की जबरदस्त सफलता के बाद उसी बैंकर ने अपनी गलती मानी और कहा उन्होंने जमीन में मिट्टी डाली और सोना निकाला। क्या बात है। ये दिखाता है कि जमशेद जी की दूरदर्शिता कितनी मजबूत थी। और ये मिल खुली कब? 1 जनवरी 1877 को, ठीक उसी दिन जिस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। हाँ, इसीलिए इसका नाम एम्प्रेस मिल्स रखा गया। जी, लेकिन इस मिल की असली खासियत इसकी ऊंची चिमनियों या मशीनों में नहीं थी, बल्कि इसकी दीवारों के अंदर थी। अच्छा। यहीं पर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। जमशेद जी ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं शुरू की जो उस समय भारत तो क्या दुनिया में भी बहुत कम जगहों पर थीं। जैसे 1886 में उन्होंने प्रोविडेंट फंड स्कीम शुरू की। 1886 में? भारत में तो कानून बहुत बाद में बना था। जी हाँ, कानून बनने से लगभग 66 साल पहले। कमाल है। और क्या क्या था? फिर 1887 में पेंशन फंड और 1895 में दुर्घटना मुआवजा योजना। ये सारे कानून बनने से दशकों पहले लागू कर दिए गए थे। अविश्वसनीय। मिल में एक डिस्पेंसरी थी, काम करने वाली माओं के बच्चों के लिए एक क्रेच यानी शिशुगृह था, हवादार क्वार्टर थे और काम के घंटे भी तय थे। ये सब उस दौर में हो रहा था जब मजदूरों के अधिकारों की बात भी ठीक से शुरू नहीं हुई थी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा? मतलब दूसरे मिल मालिकों ने इसे पैसे की बर्बादी की तरह नहीं देखा होगा? शुरू में बिल्कुल देखा। दूसरे मिल मालिकों को लगा कि जमशेद जी फालतू के खर्चे कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एम्प्रेस मिल्स के कर्मचारी ज्यादा वफादार थे, वहां हड़तालें कम होती थीं और मिल की प्रोडक्टिविटी बाकी मिलों से ज्यादा थी, तो धीरे धीरे सोच बदलने लगी। तो ये सिर्फ अच्छा काम नहीं था, ये अच्छा बिजनेस भी था। बिल्कुल। टाटा ने खुद कहा था, हमारे लोगों की सेहत और खुशी ही हमारी तरक्की की सबसे मजबूत बुनियाद है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये उनके बिजनेस का मूल मंत्र था। और इसी सोच के साथ ये मिल 100 से ज्यादा सालों तक सफलतापूर्वक चली। ये उस समय एशिया की सबसे नवीन और तकनीकी रूप से उन्नत मिलों में से एक थी। अच्छा। जमशेद जी ने एक परंपरा शुरू की थी कि जैसे ही कोई मशीन पुरानी हो, उसे तुरंत बदलकर सबसे बेहतरीन तकनीक लाई जाए। इसी वजह से मिल दशकों तक आगे रही। और नागपुर के लोगों के लिए तो ये मिल बहुत मायने रखती होगी। बहुत ज्यादा। लोग आज भी इसे बहुत प्यार से याद करते हैं। एक ऑनलाइन फोरम पर लोग अपने दादा दादी की कहानियां बताते हैं जो वहां काम करते थे। क्या बात है। एक व्यक्ति ने लिखा कि कैसे सुबह 5 बजे मिल के हॉर्न की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। उन्होंने इसे नागपुर के जीवन की धड़कन कहा। वाह, मतलब ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, शहर की पहचान का हिस्सा बन गई थी। बिल्कुल। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 1985 के आसपास ये ऐतिहासिक मिल बंद हो गई। 100 साल से ज्यादा चलने के बाद? क्यों? इसकी वजह क्या थी? इसकी कहानी के भी कह सकते हैं 2 पहलू हैं। टाटा समूह का आधिकारिक पक्ष ये था कि मिल की मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी थी, टेक्सटाइल का बिजनेस बदल रहा था और मिल अब आर्थिक रूप से चलाना संभव नहीं था। मतलब एक सीधा साधा व्यावसायिक निर्णय। जी, लेकिन दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? स्थानीय लोग क्या कहते हैं? स्थानीय स्तर पर कहानी कुछ और थी। कई पुराने कर्मचारियों और यूनियन के लोग मानते हैं कि 80 के दशक की जो आक्रामक यूनियन पॉलिटिक्स थी और लगातार होने वाली हड़तालों ने मिल की कमर तोड़ दी। उनका मानना है कि सरकारी हस्तक्षेप और मजदूर नेताओं की मांगों ने मैनेजमेंट के लिए काम करना मुश्किल कर दिया था। तो सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। हाँ, एक तरफ बदलता हुआ बाजार
और दूसरी तरफ बिगड़ते औद्योगिक संबंध। और आज उस जगह पर क्या है? आज उस जगह पर एम्प्रेस सिटी नाम का एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। एक मॉल है, ऑफिस है। पूरी चर्चा से दो बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, पिछली सदी के सबसे बड़े परोपकारी एक भारतीय जमशेदजी टाटा थे, जिन्होंने बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे आज के दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि उनका दर्शन सिर्फ पैसा दान करने का नहीं था। उनका मॉडल ऐसे बिजनेस बनाने का था जिनके डीएनए में ही कर्मचारियों और समाज का कल्याण हो। या मैं वापस उसी रिपोर्ट की आलोचना पर ले आता है कि आज के अरबपति पैसा बनाने में बहुत आगे हैं, लेकिन उसे लौटाने में पीछे। हाँ, जमशेदजी ने 100 साल पहले ही एक ऐसा मॉडल दिखाया था जहां पैसा कमाना और समाज का भला करना ये दो अलग अलग काम नहीं थे। बिल्कुल, उनका व्यापार ही उनकी परोपकारिता का सबसे बड़ा माध्यम था। चेक काटने की जरूरत बाद में आती थी, पहले ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत थी जहां लोगों को चेक की जरूरत ही कम पड़े। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जमशेदजी का ये मॉडल आज की इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में काम कर सकता है? ये एक अहम सवाल है। आज के निवेशक तो शायद ऐसी कंपनी में पैसा ही न लगाएं जो मुनाफे से पहले कर्मचारी कल्याण पर इतना खर्च करे। आज तो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स का जमाना है। शायद आप सही कह रहे हैं। शायद आज के निवेशक इसे पसंद ना करे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एम्प्रेस मिल्स 100 साल से ज्यादा चली। सही बात है। क्या आज के मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाली कंपनियां इतनी लंबी चल पाएंगे? शायद टाटा का मॉडल धीमा था पर ज्यादा टिकाऊ था। वो तिमाही नतीजों के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के लिए बना रहे थे। तो ये आज के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है, क्या असली परोपकार का मतलब सिर्फ बड़े बड़े चेक काटना है, या फिर उस पुराने मॉडल से कुछ सीखने की जरूरत है जहां व्यापार खुद ही सामुदायिक कल्याण का एक साधन था? बिल्कुल, शायद असली बदलाव सिर्फ दान से नहीं बल्कि व्यापार करने के तरीके को बदलने से आएगा।